हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास पारेख। जैसा हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया था, हमने राष्ट्रपति की कुछ सामान्य जानकारियों का अध्ययन किया। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति का टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसे हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने पिछले चरण में राष्ट्रपति से संबंधित उसकी योग्यता और उसका निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, अर्थात उसके निर्वाचन में कौन कौन समूह हिस्सा लेते हैं, इसकी चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम चलते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को। तो सबसे पहले अगर संविधान के अनुसार बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। कंपटीशन एग्ज़ामों की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त प्रणाली कहा जाता है। बहुत विशेष प्रणाली है इसकी। कारण है कि देश के सर्वे सर्वा का चुनाव होने जा रहा है, किसी सामान्य व्यक्ति का चुनाव नहीं, सामान्य पद का चुनाव नहीं है। ऐसे में जब देश के विशेष व्यक्ति, देश के सर्वे सर्वा, राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जब होने जा रहा है तो उसकी चुनाव की प्रणाली को भी एक विशेष रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या अर्थ होता है एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त प्रणाली का? तो यहाँ सबसे पहले इसे टुकड़ों में समझने की कोशिश करें। बात करें अगर सबसे पहले एकल संक्रमणीय, इसको अगर दूसरे में देखें तो हस्तांतरित भी कहा जा सकता है। होता क्या है, इसमें मतदाता जो होता है वो वरीयता क्रम के अनुसार मत देता है। वरीयता क्रम के अनुसार, सीनियरिटी, मेरिट लिस्ट, इस प्रकार से कह सकते हैं। 1 2 3 पहले, सबसे पहले इसको दिया जाएगा, फिर उसको दिया जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका नंबर 1 है, उसका नंबर 2 है। तो इस प्रकार से वरीयता क्रम, जिसकी व्याख्या करेंगे हम आगे जाके। तो एकल संक्रमणीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वरीयता क्रम के अनुसार बट देते हैं और यह मत आगे हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। करेंगे चर्चा इसके बारे में आगे। आनुपातिक, इस विधि को आनुपातिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं। आम चुनावों में देखा होगा, जिसको सर्वाधिक मत मिल गए, बहुमत प्राप्त हो गया, वह चुनाव जीत गया। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक मत नहीं चाहिए, अपितु मत मूल्य चाहिए। उसे एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। अगर व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह जीतता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निश्चित कोटा क्या है।
इसकी भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ शब्दों को देखिए। एकल संक्रमणीय, जिसमें वरीयता क्रम के अनुसार मत दिए जाते हैं। तो आनुपातिक, जिसमें निश्चित कोटा प्राप्त किया जाता है। यहाँ ज़्यादा वोट प्राप्त करने या सर्वाधिक मत प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। और तीसरा शब्द गुप्त प्रणाली है, यानी इसमें मत दिए जो जा रहे हैं वो गुप्त होते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है, ये अपने तक सीमित रखते हैं। जो मतदान दे रहा है उसे पता होगा, इसकी चर्चा सदन में नहीं की जाती है, यानी पूरी तरह से ये गुप्त प्रणाली है, गोपनीय प्रणाली है। इसीलिए इसको एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त प्रणाली कहा जाता है। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 में। ये पहली बात हुई इस प्रणाली की। दूसरी बात, इस चुनाव में कौन लोग उम्मीदवार बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो देखा था कि कौन लोग मतदाता बन सकते हैं, निर्वाचक मंडल देखा था। आप इसको देखिए, निर्वाचक मंडल यानी जो वोट देगा। लेकिन यहाँ अब चर्चा कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चुनाव लड़ेगा। हर कोई नहीं कि कोई भी पहुंच गया और चुनाव लड़ने लग गया। इसके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके नाम के 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 50 व्यक्ति उसके नाम को प्रस्तावित करेंगे कि हम इन्हें राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं, हम इन्हें चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसे में 50 व्यक्ति उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे और 50 लोग, 50 व्यक्ति उसके नाम का समर्थन करेंगे, यानी अनुमोदन करेंगे। यानी जो इन्होंने कहा है हम उनके समर्थन में हैं। यानी ऐसे 100 व्यक्ति जब किसी एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे, जिसमें 50 प्रस्तावक होंगे, प्रपोजर, और 50 सेकेंडियर यानी समर्थक, उसका समर्थन करने वाले जब होंगे, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। अब विशेष बात ये कि ये 50 लोग होते कौन हैं? क्या देश की जनता या कोई भी व्यक्ति? आपने कह दिया, मैंने कह दिया कि ये राष्ट्रपति बन जाएगा। ये 50 लोग होंगे कौन? तो सबसे विशेष चीज ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये 100 व्यक्ति वही होंगे जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे वही होंगे प्रस्तावक और समर्थक। और इसकी चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कौन करते हैं। याद कीजिए पिछले टॉपिक को, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, और इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मेंबर ही इसमें हिस्सा लेंगे। मैं दोबारा से चर्चा कर लेता हूं। आप देख सकते हैं, हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था कि संसद के निर्वाचित मेंबर, लोकसभा में टोटल मेंबरों की संख्या 545 है
अधिकतम हो सकती है 552, जिसकी चर्चा हम लोकसभा में पढ़ चुके थे। लोकसभा में वर्तमान में 545 हैं, जिनमें से 543 का होता है निर्वाचन और 2 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं, वर्तमान में हैं 245 में से 233 का होता है निर्वाचन और 12 होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान में विशेष ख्याति प्राप्त हो। यानी इन 14 मेंबरों को छोड़कर 776 मेंबर तो ये। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर, जितने भी राज्य हैं, हमारे राजस्थान से 200 विधायक हैं तो वे मेंबर, और दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मेंबर। तो ऐसे मिलकर जो मेंबर होते हैं ये ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं और यही होंगे प्रस्तावक और अनुमोदक। तो राष्ट्रपति चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके नाम के 50 लोगों ने प्रस्तावित किया है और 50 लोगों ने उनका अनुमोदन किया है। इसके आगे अगर चलें तो जैसे पहले भी बात की थी कि इस चुनाव में मतगणना नहीं होती, इस चुनाव में मतगणना नहीं होती, अपितु मत मूल्य की गणना की जाती है। प्रत्येक सांसद या विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है, उसके मत की कीमत निकाली जाती है। उसके बाद जो व्यक्ति एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है उसे ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और निश्चित कोटा 50+1, ये इसका एक विशेष है। 50+1 यानी 50% +1 टोटल मत मूल्य जो मिला है, टोटल मत मूल्य, टोटल मत नहीं, ध्यान रखना, टोटल मत मूल्य का 50% +1, जिसे कहा जाएगा न्यूनतम कोटा। और जो व्यक्ति ये हासिल कर लेता है उसे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी चुनाव में 1000 मत मूल्य निकला, इस 1000 का 50% 500 +1 अर्थात 501, जिसे ये प्राप्त हो जाएगा। अधिकतम कितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूनतम अगर इतना प्राप्त हो जाता है किसी को भी तो वही राष्ट्रपति पद पर चयनित होगा। मान लीजिए 10,000 है किसी के मत मूल्य किसी के, तो 10,000 का 50% 5,000 +1 यानी 5,001। ध्यान रखना ये 51% नहीं है, 51% नहीं, 51% में तो ये फिर 5100 बैठेगा, सॉरी 510, और ये बैठेगा 5100, लेकिन नहीं, ये नहीं आएगा। 50% +1 यानी किसी भी चुनाव में यदि मत मूल्य किसी भी उम्मीदवार को 50% +1 प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति काफ़ी डिफ़िकल्ट पद्धति है होने को तो, लेकिन हमने एक सामान्य चीज़ें, ज़्यादा हम विस्तार से नहीं गए हैं इसको, क्योंकि अगर विस्तार से चलें तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और हो सकता है आप समझ भी ना पाएँ उन चीज़ों को। अभी सिर्फ हमने एक सामान्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में शामिल की गई है, जिसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त प्रणाली कहा जाता है। इसे एकल संक्रमणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मत जो दिए जाते हैं वो वरीयता क्रम के अनुसार दिए जाते हैं। आनुपातिक इसलिए क्योंकि इसमें सर्वाधिक मतों से कोई मतलब नहीं होता, अपितु इसमें मत मूल्य प्राप्त करना होता है और मत मूल्य भी निश्चित कोटा में प्राप्त करना होता है। और निश्चित कोटा क्या है जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा गुप्त प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि मतदान जो होता है वो पूरी तरह से गोपनीय होता है, गुप्त होता है।
इसमें वही लोग उम्मीदवार बन सकते हैं जिसके नाम को 50 लोग प्रस्तावित करें और 50 लोग इसका अनुमोदन करें, समर्थन करें। और ये प्रस्तावक और जो अनुमोदक होंगे ये वही व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। उम्मीदवार नहीं, मतदान कर रहे हैं। शब्दों पर विशेष ध्यान रखना। यहाँ मत मूल्य निकाला जाता है और मत मूल्य निकालने के बाद निश्चित कोटा प्राप्त करते हैं। निश्चित कोटा 50% प्लस 1 होता है, जो कुल मत मूल्य का होता है। कुल मत मूल्य का 50% प्लस 1 यदि कोई उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष आगामी वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।